29 जुलाई 2016 का दिन होता है। उडुपी शहर है। वहाँ के मणिपाल पुलिस स्टेशन में स्टाफ सामान्य रूप से अपना काम कर रहा था, जैसे रोज़मर्रा की तरह रोज़ काम करते हैं पुलिस वाले, वैसे ही सब कुछ चल रहा था। तभी पुलिस स्टेशन के मेन गेट पर एक उम्र दराज महिला थकी हुई हालत में सांसती हुई, फूलती हुई सांस के साथ थाने की तरफ बढ़ती है और थाने के अंदर आती है। उसके चेहरे पर फिक्र थी, शिकन के निशान थे, आंखों में आंसू थे और वो औरत कहती है कि मेरा नाम गुलाब शेट्टी है। उस बुजुर्ग महिला ने पूरे थाने में एक अजीब सी सनसनी फैला दी थी। अधिकारी ने कहा, आराम से बैठिए और बताइए क्या हुआ है आपके साथ। तो गुलाबी शेट्टी कहती है कि मेरा एक बेटा है भास्कर शेट्टी, और वो बहुत दिनों से लापता है। मैं उसे बहुत दिनों से ढूंढ रही हूँ, खोज रही हूँ, पर उसका कोई पता नहीं चल रहा है। भास्कर शेट्टी का नाम सुनकर पुलिस चौंक जाती है। भास्कर शेट्टी कोई आम आदमी नहीं था। वो उडुपी का जाना माना व्यापारी था और लगभग उस व्यक्ति को सब जानते थे। दुर्गा इंटरनेशनल होटल का मालिक और दुबई में एक बड़ी व्यापारिक लंबी चेन चलाने वाला व्यक्ति था भास्कर रेड्डी, और लगभग उसको उडुपी में सभी बड़े और छोटे व्यापारी, अधिकारी और लगभग पूरा शहर जानता था। अब पुलिस ने बिना देर किए एफआईआर दर्ज कर ली और भास्कर की प्रसिद्धि और पैसे को लेकर कड़ियां जोड़ने लगी। पुलिस को लगा कि कहीं ये मामला पैसे का, लेन देन का तो नहीं है, और पुलिस इसको और एंगलों से भी देखने लगी और उसकी माँ से पूछती है, गुलाबी रेड्डी से, कि क्या आपके पास पैसे के लिए कोई फ़ोन आया, किसी ने कोई फिरौती मांगी या पैसे के लिए कोई बात की क्या आपसे, या लेन देन के बारे में आपको कुछ बताया। तो गुलाबी रेड्डी कहती है कि नहीं, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया, ना ही किसी ने मुझसे संपर्क किया और ना ही ऐसी कोई बात है। तो इन सब बातों को गुलाबी रेड्डी ने नकार दिया। अब पुलिस जांच को आगे बढ़ाती है तो भास्कर की पत्नी राजेश्वरी को बुलाया जाता है और राजेश्वरी से पूछताछ की जाती है, उसके बयान लिए जाते हैं। भास्कर की पत्नी कहती है कि भास्कर का दुबई में किसी एक अन्य महिला से संबंध है और उससे उसको 3 साल की बेटी भी है, इसलिए वो दुबई चला गया होगा। अब ये सुनकर पुलिस चौंक जाती है कि भाई ये क्या माजरा है। एक तरफ इतना बड़ा व्यापारी गायब हो गया, उसकी माँ शिकायत लिखाने आई है कि मेरा बेटा नहीं मिल रहा है। आपने पत्नी हो के आज तक उसकी शिकायत नहीं लिखाई, बल्कि आप आरोप लगा रही हैं कि दुबई में एक महिला है, उससे उसका संबंध है और उससे उसको 3 साल की बेटी है। अब पुलिस को लगा कि ये पूरा मामला पारिवारिक विवाद का हो सकता है, तो पुलिस इसको उस एंगल से भी जोड़कर देखने लगी। बड़ा व्यक्ति था तो पुलिस इस मामले में कोई ढील नहीं डालना चाहती थी। अब पुलिस जैसे जैसे अपनी जांच को आगे बढ़ाती है, वैसे वैसे ये बात उडुपी शहर में फैलने लगती है और जब जब लोगों को पता चलता है तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। भास्कर के पास बहुत सारा पैसा था, वो दुबई शिफ्ट हो गया है। पुलिस ने इस एंगल पे भी जांच की, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। पुलिस अपनी जांच में पाती है कि भास्कर दुबई में नहीं है। अब जांच आगे बढ़ती है, तो जब जांच आगे बढ़ेगी और जांच में जो खुलासा होगा उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने लगेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, परिवार ऐसा भी कर सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे और आपको ऐसी कहानियाँ मिलती रहें। अब एक पूरा मामला पुलिस आगे बढ़ाती है और ये जो बात है भास्कर रेड्डी गायब है, ये बात उडुपी शहर से निकलकर अब पूरे कर्नाटका में फैल जाती है। भास्कर रेड्डी वो व्यक्ति था जिसकी व्यापार न केवल उडुपी, कर्नाटका बल्कि दुबई में भी फैला था। अब हम भास्कर रेड्डी की पुरानी लाइफ के बारे में जानते हैं। राजेश्वरी की शादी, राजेश्वरी शेट्टी इसका पूरा नाम था, इसकी शादी
भास्कर रेड्डी से होती है। भास्कर शेट्टी का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है नवनीत शेट्टी, जो कि इस कहानी का अहम किरदार है, मुख्य भूमिका है इस व्यक्ति की। वो कैसे क्या किया इसने कहानी में आपको आगे पता चलेगा। अब नवनीत शेट्टी जो था भास्कर शेट्टी का इकलौता बेटा था। उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी तो ज़्यादातर बीमार रहता। माँ राजेश्वरी उसकी बहुत चिंता करती थी, उसे बहुत चाहती थी। वो अक्सर अस्पतालों के चक्कर लगाती, दवाइयाँ लाती, डॉक्टर का इलाज कराती, पर डॉक्टर की दवाइयों से, इलाज से वो ठीक ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से उसको कोई बीमारी थी ही नहीं, डॉक्टरों का ऐसा कहना था। जब डॉक्टरी इलाज से फ़ायदा नहीं मिलता है तो हम लोग अलग दिशा में चले जाते हैं। यह है ह्यूमन नेचर है। पूजा पाठ करवाते हैं, हवन करवाते हैं, उस दिशा में चले जाते हैं। तो ये बात राजेश्वरी ने अपने दोस्तों को बताई, नज़दीकी रिश्तेदारों को बताई कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है, मैं उसे अस्पताल ले जाती हूँ। मैंने बहुत इलाज कराने की कोशिश करी पर वो ठीक नहीं हो रहा है। तो तभी उसका एक रिश्तेदार होता है, वो कहता है कि तुम्हें किसी ज्योतिष से मिलना चाहिए, ब्राह्मण से मिलना चाहिए, पंडित से मिलना चाहिए, अपने बेटे के लिए पूजा पाठ कराओ, दान कराओ। अब राजेश्वरी पुजारी से मिलती है, तो पुजारी का नाम होता है निरंजन भट्ट। अब वो निरंजन भट्ट के पास गई और अपनी समस्या को बताया और लगातार उनके पास जाने लगी। और कुछ दिन बाद राजेश्वरी के बेटे नवनीत शेट्टी के तबीयत में सुधार आने लगा। अब नवनीत ने भी स्वीकार किया कि वो पहले से अच्छा महसूस कर रहा है, उसकी तबीयत ठीक हो गई है, पहले से उसको आराम है। तो राजेश्वरी शेट्टी का विश्वास नवनीत भट्ट की प्रक्रिया में, पूजा पाठ में और बढ़ गया। अब जब भी राजेश्वरी को किसी प्रकार की समस्या होती तो वो नवनीत भट्ट के पास जाती, पूजा कराती, परेशानी तुरंत दूर हो जाती। अब ये सिलसिला लगातार चल रहा था, उसका आना जाना, पूजा पाठ, ये सब चल रहा था। पर एक दिन कहानी में एक नया मोड़ आता है। राजेश्वरी निरंजन के करीब आ जाती है और दोनों के बीच संबंध बनने लगते हैं। और जब भी मौका मिलता दोनों मिलते, जहाँ स्थिति बनती, परिस्थिति बनती, दोनों संबंध बनाते और ये सब कुछ चल रहा था। ये बात मैंने स्टोरी में आपको पहले ही बताई कि भास्कर रेड्डी ज़्यादातर व्यापार के काम से दुबई और भारत के बाहर रहा करता था। तो उसको परिवार की तरफ से कोई चिंता नहीं थी और उसका किसी महिला से दुबई में चक्कर है, ये बात शुरू से नकार दी गई, झूठ निकली ये बात। इसलिए भास्कर रेड्डी को राजेश्वरी और निरंजन भट्ट के रिश्तों के बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चला। ये लोग ऐसा भी कर रहे हैं, अनैतिक संबंध बन गए इनके बीच में और ये सब कहानी चल रही है। पर वो कहते हैं ना कि इश्क छुपाए नहीं छुपता है, कितना भी कर लो सामने आ ही जाता है। तो ये बात दुबई में बैठे हुए भास्कर शेट्टी तक ये बात पहुंच जाती है। और सिर्फ रोग था, पक्का कुछ पता नहीं था। भास्कर रेड्डी अपने कुछ खास लोगों को इस काम के पीछे लगाता है कि तुम राजेश्वरी निरंजन के पीछे लगो और पता करके बताओ कि आखिर सच्चाई क्या है। ऐसी ऐसी बात सुनने में आई है, तो माजरा क्या है। जब भास्कर को सच्चाई पता चलती है तो वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। टूट इसलिए जाता है क्योंकि वो जिस पत्नी और बेटे के लिए इतनी भागा दौड़ी कर रहा था, इतना बड़ा व्यापार बनाया था, इतने पैसे कमाए थे, उनके लिए घर से दूर था, वही उसको धोखा दे रहे थे। अब राजेश्वरी एक धार्मिक महिला थी और पूजा पाठ में ध्यान रखती थी, पर वो भास्कर रेड्डी को धोखा दे रही थी, तो उससे वो टूट जाता है। अब राजेश्वरी काली माँ की बहुत बड़ी भक्त थी, तो एक दिन निरंजन भट्ट से कहती है कि मुझे कलकत्ता ले चलो, मुझे काली माँ के दर्शन करने हैं। अब निरंजन भट्ट, राजेश्वरी और उसका बेटा नवनीत तीनों कलकत्ता के लिए निकलते हैं। पर कलकत्ता जाने से पहले नवनीत कहता है कि हम बम्बई होते हुए चलेंगे। और बम्बई होते हुए क्यों गए, इसके पीछे क्या कारण था, ये भी मैं भी आपको बताऊंगा। अभी तीनों बम्बई पहुंचते हैं, एक होटल लेते हैं, वहाँ पर रुक जाते हैं। अब नवनीत कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो बम्बई में रहता है, मैं उससे कुछ दिनों से नहीं मिला हूँ, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ रहूँगा मैं कुछ दिन, और फिर उसके बाद हम लोग कलकत्ता चलेंगे, जब तक आप लोग बॉम्बे घूम लो। अब वो अपने दोस्त के यहाँ चला जाता है। तो होटल में
निरंजन भट्ट और राजेश्वरी दोनों रहते हैं। अब दोनों कमरे में अकेले हैं, होटल में अकेले हैं, तो ये कोई आम बात तो है नहीं। अभी दोनों होटल में रुक जाते हैं। उधर राजेश्वरी ने निरंजन को एक घर गिफ्ट किया था और एक कार गिफ्ट की थी, और निरंजन को बहुत सारे पैसों से भी मदद करी थी। अब ये सब बात राजेश्वरी के और निरंजन भट्ट के बीच में क्या चल रहा है भास्कर भट्ट को पता चल जाती है। अब वो एक निर्णय बना लेता है कि मैं संपत्ति में से दोनों को, अपनी पत्नी को और बेटे को बेदखल कर दूंगा। वो दुबई से भारत आता है। भारत में आकर वो अपने घर नहीं जाता है, उडुपी जाता है, पर वो अपने घर नहीं जाकर अपने दुर्गा इंटरनेशनल होटल में रुक जाता है। अब वो वहाँ पर क्यों रुका था, इसके पीछे क्या कारण था, ये मैं आपको बताऊंगा। भास्कर ने राजेश्वरी जो कि उसकी पत्नी थी, उसके सारे कारनामे उसके सामने रख दिए, पर बोलते ना कि चोर के सामने चोरी की वारदात रख दो तो वो मानने से मना कर देता है। तो राजेश्वरी किसी भी बात को मानने से इनकार कर देती है, साफ मुकर जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा और उसका कोई ऐसा संबंध नहीं है, ना ही कोई बात है, तुम्हें जिसने भी बताया है गलत बताया है। मैं सिर्फ पूजा पाठ के लिए और नवनीत को ठीक कराने के लिए निरंजन भट्ट के पास जाती हूँ। पर दोनों में लड़ाई चलती रहती है और तकरार होता है और फिर और लड़ाई होती है। अब वो दिन आ गया था 29 जुलाई 2016 का, जिस दिन भास्कर की माँ ने राजेश्वरी अपनी बहू और नवनीत पर शक जताया कि हो ना हो, बल्कि राजेश्वरी भास्कर के अवैध संबंधों के बारे में मेरे बेटे को पता चल गया था और इन्हीं लोगों ने मेरे बेटे को इधर उधर कर दिया है। भास्कर ने एक वसीयत बनवाई जिसमें लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरी कोई संपत्ति में से कोई भी हिस्सा मेरी पत्नी और मेरे बेटे को नहीं मिलेगा। ये सारी संपत्ति मेरे भाई बहनों में बराबर बराबर बांट दी जाए और मेरी पत्नी और बेटे को कुछ नहीं मिलेगा। अब ये बात राजेश्वरी शेट्टी और उसके बेटे नवनीत को पता होती है। वो दोनों बहुत खफा हो जाते हैं और सोचते हैं कि अरे हमारे हमारे पति ने तो हमें बेदखल कर दिया, संपत्ति में कुछ दिया ही नहीं, अब तो हम रोड पे आ जाएंगे, रोडपति बन जाएंगे। अब राजेश्वरी पुलिस को एक मनगढ़ंत कहानी सुना देती है कि वो दुबई में रहते हैं, वहाँ पर उनकी पत्नी और बेटी है, इसलिए वो वहाँ चले गए। पुलिस इसकी जांच करती है तो ये सब बातें झूठी पाई जाती हैं। अब पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। पुलिस तो अपने लेवल पे काम करेगी, तो पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल कर आती है, आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, क्या ऐसा भी हो सकता है। अब भास्कर की पत्नी और बेटे नवनीत ने कुछ बताना शुरू किया कि उस दिन क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। पुलिस ने दोनों को कस्टडी में ले लिया, सख्ती से पूछताछ की। तो राजेश्वरी भी बताती है कि जब हमें वसीयत के बारे में पता चला कि उन्होंने हमें वसीयत से निकाल दिया और सारी वसीयत अपने भाई बहनों में बांट दी, सारी संपत्ति, तो हमें बहुत गुस्सा आया। अब हम दोनों ने भास्कर को सबक सिखाने की एक योजना बनाई। आइडिया इंटरनेट पर खोजा कि उसका कैसे काम तमाम करना है, पर कोई आइडिया सही से मिला नहीं। जो आइडिया मिला, हम उसको पजामा नहीं पहना पा रहे थे, रूप नहीं दे पा रहे थे, तो हमारे पास कोई अलग ही रास्ता ही नहीं था, तो हमने एक अलग ही रास्ता चुना। तो 26 जुलाई 2016 को भास्कर दोपहर 2 बजे के आसपास अपने दुर्गा इंटरनेशनल होटल से घर पहुंचता है। राजेश्वरी उससे बेवजह लड़ने लगती है, चिल्ला चोट करने लगती है। भास्कर शेट्टी उस पर ध्यान ही नहीं देता है। वो बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है और जब वो नहाकर बाहर निकलता है तो वो क्या देखता है, वो देखता है कि रूम के बाहर 3 लोग खड़े हैं, राजेश्वरी शेट्टी, उसका बेटा नवनीत और निरंजन भट्ट। जिससे पहले वो कुछ समझ पाता, राजेश्वरी उसकी आंखों में चिली पाउडर का स्प्रे कर देती है और निरंजन और नवनीत उसके हाथ पर पकड़ लेते हैं, वो मारा पीटी करते हैं। और जब तक मारा पीटी करते हैं, जब तक कि वो हमेशा हमेशा के लिए सो नहीं जाता है। अब इसके सब कुछ होने के बाद निरंजन उसे अपनी कार में रखता है और नवनीत को और राजेश्वरी को भी अपनी कार में बिठाता है और अपने घर ले जाता है। अब ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि निरंजन भट्ट पूजा पाठ का काम किया करता था, हवन करना, लोगों की मदद करना उसके लिए आम बात थी, तो उसको कर लेगा भास्कर को।
अब भास्कर को घर ले जाने के बाद उन्होंने अपने हवन कुंड में भास्कर को डाल दिया, कि भास्कर तो इस दुनिया में था ही नहीं। हवन कुंड का साइज 3x2 था और छोटे छोटे पीसेस कर हवन शुरू कर दिया और 33 मंत्र करने लगे। अच्छा, आस पड़ोस के सब लोग सभी जानते थे कि निरंजन भट्ट पूजा पाठ का काम करता है, हवन करता है, इस टाइप में लोगों का आना जाना लगा रहता है। पर भास्कर का जो ड्राइवर था वो भास्कर को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाता है और जब उसे स्मेल सी आती है तो वो सारा माजरा समझ जाता है। वो कहता है कि मैं पुलिस में जाकर अभी सब बता दूंगा। तो राजेश्वरी उसे पैसे का लालच देती है। जब वो नहीं मानता तो उसे डराती धमकाती है और उससे बोलती है कि जो तुम्हारे मालिक के साथ हुआ वही तुम्हारे साथ हो सकता है, हम जैसा कहते हैं वैसा करो। नौकर वहाँ से चला जाता है। अब राजेश्वरी जो थोड़े बहुत अंजलि पीस थे उनको ले जाकर नदी में फेंक देती है और सिर्फ अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। अब अवशेष जांच के लिए भेजे जाते हैं। पुलिस अवशेषों को गिरफ्त में ले लेती है अपने, और लगभग 5 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद 2021-22 में फैसला आता है और राजेश्वरी, नवनीत और निरंजन भट्ट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन काल की सजा मिलती है। अब आप सोचेंगे उस ड्राइवर का क्या होगा, तो उस ड्राइवर को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं था। वो सिर्फ वहाँ पर गया और उसने सब कुछ देखा। हाँ, उसकी ये गलती थी कि उसने पुलिस को नहीं बताया, पर शायद वो इस अंजाम से डर गया था। उसे लगा कि शायद मेरे संग भी कुछ गलत हो सकता है, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरे जाने के बाद उनका ख्याल कौन रखेगा। ड्राइवर को छोड़ दिया गया। ये वो कहानी थी जिसमें ये मालूम पड़ा, ये समझा कि पैसों के लिए अपनों ने ही अपनों को धोखा दे दिया, अपनों ने ही अपनों के साथ छल कर दिया, अपनों ने ही अपनों को नुकसान पहुंचा दिया। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको सचेत करना है, सावधान करना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि आपके काम से आपके अपनों को नुकसान हो। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।